दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का पाठ 10। इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? मानवीय बस्ती। तो इस चैप्टर में हमें किसके बारे में स्टडी करना है? तो जो मानवीय बस्तियां होती है ना, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अलग अलग प्रकार की बस्तियां होती हैं, ठीक है, जो हमें यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। तो बताइए सब लोग तैयार हैं? तो आइए हम चलते हैं और फिर हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम आएंगे और थोड़ा आगे जाएंगे। यहाँ पर ये कुछ छोटी छोटी बातें दी गई हैं, आप इनको देख लेना, ये पिक्चर्स को। ठीक है, आओ अब हमारे मेन मुद्दे पे हम चलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कोई भी बस्ती, जैसे देखो बस्तियां कहाँ पर ज्यादातर विकसित होती हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हो कि पहले का मनुष्य कैसा था, घुमक्कड़ी स्वभाव का था, यानी वो घूमते रहता था, जहां पर मिले खाने के लिए खा लेता था और फिर वो फिर से घूमते रहता था, है ना। पेड़ों से फल तोड़ करके खा लेता था, जानवरों का शिकार किया करता था, यानी कि उसका कुछ पहले रहने का कुछ निश्चित ठिकाना नहीं था, है ना। फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ कि उसको खेती के बारे में समझ में आया कि हमें खेती करना चाहिए अपनी भूख को मिटाने के लिए। तो उसने खेती करना शुरू किया और जब उसने खेती करना शुरू किया तब जाके उसका जो निश्चित एक ठिकाना है वो बन पाया, क्योंकि उसको पता है कि अगर मुझे खेती करना है तो मुझे एक जगह रहना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले लोगों ने कहां पर रहना शुरू किया था? तो जो नदियों के तट थे, नदियों के किनारे थे, वहां पे रहना शुरू किया था। क्यों वहां पे रहना शुरू किया था? क्योंकि पहले उसने खेती करना सीखा। अब अगर आप खेती कर रहे हो तो आपको उसके लिए पानी की भी जरूरत पड़ेगी, और पानी की देखो, पहले तो हैंडपंप वगैरह हुआ नहीं करते थे, जैसे अभी मोटर वगैरह है, तो फटाक से एक बटन दबाया, मोटर से पानी निकला, आपने खेतों में पानी चला दिया, है ना। लेकिन पहले तो ऐसा होता नहीं था। तो लोग जब खेती कर रहे हैं तो उनको किसकी जरूरत पड़ेगी? पानी की जरूरत पड़ेगी। तो उन लोगों का सबसे पहले जो सेटलमेंट है, सबसे पहले जो मानवीय बस्ती है, वो कहाँ पे विकसित हुई थी? तो आप इसका जवाब दोगे नदियों के तट पर, नदियों के किनारे, क्योंकि वहां पर पानी पहले से अच्छे से अवेलेबल था, है ना, उपलब्ध था। जहां पर पानी की उपलब्धता थी, लोगों ने वहां पर कृषि का कार्य करना शुरू किया और वहीं पे वो सेटलमेंट यानी कि बस्तियां बना करके रहने लगे। ठीक है, और धीरे धीरे करके गांव बने, नगर बने, शहर बने। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हुई, है ना। तो कहीं पर भी अगर सेटलमेंट बनाना है, बस्ती बनानी है, तो वहां पे क्या क्या चाहिए? वहां की जलवायु प्रॉपरली होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं ना। तो देखिए इसमें वही लिखा हुआ है कि जल की उपलब्धता, आह्लाददायक जलवायु, यानी जलवायु भी अच्छी हो, फिर उपजाऊ भूमि, भूमि भी उपजाऊ हुआ, ऐसा नहीं कि पानी तो अवेलेबल है लेकिन जो आपकी भूमि है उसमें कुछ फसल ही नहीं उगती, फिर वहां पे रह करके करोगे क्या, है ना, कुछ फायदा ही नहीं होगा आपका। तो वो देखना है। और फिर अनुकूल भौगोलिक घटकों वाले परिवेश में मानवीय बस्तियां विकसित होती हैं। ठीक है, मानवीय बस्तियां कहाँ पर विकसित होती है? जहां पर सब कुछ प्रॉपरली रहेगा, पानी की व्यवस्था भी रहेगी, जलवायु भी रहेगा। ठीक है, जब सब कुछ रहेगा तो वहां पर मानवीय बस्तियां जो है वो विकसित होती हैं। ठीक है, देखो बस्तियों के प्रारंभिक काल में प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर व्यवसाय निश्चित होते गए और उन्हीं के आधार पर विशिष्ट कार्य करने वाले समूहों की अपनी स्वतंत्र बस्ती का निर्माण होता गया। देखो प्यारे बच्चों, कैसे ये बस्तियों का निर्माण हुआ समझिएगा। देखो बस्तियों के प्रारंभिक काल में, ठीक है, मतलब जब भी शुरुआत हो रही थी बस्तियों की, तो वहां पे देखेंगे प्रदेश में उपलब्ध जो संसाधन है उसके आधार पर व्यवसाय निश्चित होते गए। जैसे यहाँ पर जो भी चीजें अवेलेबल हैं उसके हिसाब से व्यवसाय निश्चित होंगे ना, उसके हिसाब से बिजनेस किए जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर जो प्रदेश है वहां पर गेहूं बहुत अच्छे से उगता है ना, तो यहाँ पे गेहूं वाला व्यापार जो है उसको शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब गेहूं लोग उगाएंगे और उसको बेचेंगे, तो ये भी तो व्यवसाय के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, कहीं पे बहुत अच्छा आम उगता है तो वहां पे मतलब उस तरीके का जो फसल है वो मतलब जो व्यवसाय है वो बना लिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो व्यवसाय है वो निश्चित होते गए और उन्हीं के आधार पर विशिष्ट कार्य करने वाले समूहों की अपनी स्वतंत्र बस्ती का निर्माण होता गया कि खेती करने वाली मतलब खेती करने वाले लोग एक जगह पे रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे समुद्री तट पर रहने वाले लोगों का व्यवसाय क्या है? जो समुद्र के तट पर जनरली लोग रहते हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या रहता है? मछली का पालन। ठीक है, मतलब मछलियों को पकड़ना, राइट। तो ये लोग एक साथ रहते हैं तो वो मछुआरों की बस्ती हो जाती है ना, जिसे मछुआरों की बस्ती कहा जाता है। कहते हैं ना कि उधर क्या है, मछुआरों की बस्ती है। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों का मेन काम क्या है? मछलियों को पकड़ना, है ना। फिर वन प्रदेश में जो रहने वाले लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या हो जाता है कि वन से प्राप्त होने वाली जो चीजें होती हैं उनके ऊपर वो निर्भर होते हैं। लकड़ियों को बेचना, ठीक है, फल वगैरह बेचना, ये सब उनका काम होता है ना। यहाँ रहने वाले आदिवासियों को, बस्तों को क्या कहा जाता है? जो वन में रहने वाले आदिवासियों की बस्ती है इनको कहते हैं पहाड़ा। ठीक है, इसको क्या कहते थे? देखो, मछुआरों की बस्ती या फिर कोलीवाड़ा। ठीक है, और जो वन में रहने वाले लोग हैं इनकी बस्ती को पाड़ा। ठीक है,
उपजाऊ भूमि वाले स्थान पर कृषि का कार्य किया जाता है। किसानों के परिवार अपने व्यवसाय की सुविधा की दृष्टि से खेतों में ही घर बनाकर रहते हैं। इसे ही बस्ती शब्द से संबोधित किया जाता है। ठीक है, मतलब वो खेती करने के लिए खेतों में ही अपना घर बना करके रहने लगते हैं, तो उसको हम बस्ती कह सकते हैं। कालांतर में बस्ती का विस्तार हुआ और फिर देखो क्या हुआ, धीरे धीरे करके प्यारे बच्चों बस्तियों का विस्तार हुआ, जिसे हम क्या कहने लगे, वाड़ी कहा जाने लगा। और जिस बस्ती के अधिकांश लोगों का व्यवसाय वहां के स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े होते हैं, जैसे कि कृषि हो गया, मत्स्य हो गया, ठीक है, खाद्यान्न कार्य हो गया, उस बस्ती को ग्रामीण बस्ती कहते हैं। अब देखो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि बच्चे बताओ ग्रामीण बस्ती किसको कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि जिस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं वहां पे जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे मान लो एक जगह पे बहुत अच्छी खेती होती है, बराबर, तो यहाँ पे जो कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, है ना, तो उनको हम क्या कहेंगे, वो जो बस्ती है उसको हम कहेंगे प्यारे बच्चों ग्रामीण बस्ती। ठीक है, जैसे मान लो मत्स्य व्यवसाय, तो वहां पे रहने वाले जो लोग हैं बस्ती उन लोगों ने बना ली है, कैसी, मत्स्य व्यवसाय वाले ही लोग वहां पे रह रहे हैं। ठीक है, तो वो भी आपका ग्रामीण बस्ती ही कहलाएगा। तो वही बात यहाँ पर दी गई है, मतलब प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हुए जो होते हैं, जैसे कि कृषि हो गया, है ना, मत्स्य व्यवसाय, मत्स्य क्या है, मछली जो मिल रही है वो भी तो एक प्राकृतिक संसाधन, मतलब हमें प्रकृति नहीं दिया है, उसको किसी इंसानों ने नहीं बनाया। ठीक है, खदान कार्य हो गया, खदान कार्य होते हैं ना, कोयला वगैरह सब कुछ जमीन के अंदर से निकाला जाता है, वो सारी चीजें। ठीक है, आइए, ग्रामीण बस्ती में मूल व्यवसाय के साथ साथ अन्य पूरक व्यवसायों की भी वृद्धि होती जाती है। बिल्कुल सही है ना, मूल व्यवसाय तो करते ही है, जैसे मान लो एक किसान है, खेती भी करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो पशुओं का पालन भी तो करता है। हम लोगों ने अभी पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, कृषि में पढ़ा था कि नहीं, तो वही बातें हैं। ठीक है, तो अतः होता क्या है, वहां रोजगार पाने के लिए जो आसपास के प्रदेश है वहां से लोगों का आना आरंभ हो जाता है और वे वहीं आकर के स्थायी हो जाते हैं। जैसे मान लो कोई गांव से आता है मुंबई, है ना, पहले एक आदमी आता है और यहाँ पे काम की तलाश में कि कहीं काम मिल जाए। ठीक है, फिर वो जैसे अब मैं अपनी बात बताती हूँ। ठीक है, तो पहले क्या हुआ था, हम लोग सभी गांव में रहते थे। ठीक है, तो मेरे जो पिताजी हैं वो पहली बार मुंबई आए, ओके, और फिर यहाँ पर आकर के वो काम करने लगे। ठीक है, तो जब वो काम करने लगे फिर हम लोग भी मुंबई में आ गए। अब हम आकर के यहीं पे रहने लगे हैं, तो क्या हो गया, ये हमारा स्थायी निवास बन चुका है ना, हमने यहाँ पे घर वगैरह सब कुछ बना लिए। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, हमने स्थायी निवास बना लिया है ना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो पहली बार तो काम की तलाश में जाते हैं और वहां पर जाकर के जब काम वगैरह मिल जाता है तो स्थायी निवास बना लेते हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, वही यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, लोग आते हैं, आकर के वहीं पे बस जाते हैं, है ना। इस कारण क्या होता है, मूल ग्रामीण बस्ती की जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि होती जाती है ना। अब जनसंख्या में वृद्धि तो होगी ही ना। ठीक है, बढ़ती जनसंख्या को रहने के लिए आवास तथा अन्य विविध सुविधाएं विकसित की जाने लगती हैं। ठीक है, अब जनसंख्या बढ़ रही है तो भाई उनको रहने के लिए जगह भी चाहिए होगी, तो ऐसी बस्ती में द्वितीयक व तृतीयक व्यवसायों का महत्व और व्यापकता बढ़ती जाती है। देखो प्यारे बच्चों, होता क्या है, जैसे अब लोग आ रहे हैं तो लोगों को जरूरतें भी बढ़ेंगी, है ना, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, तो इसके फलस्वरूप ये होता है कि प्राइमरी सेक्टर तो वहां पे होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय है उनका भी महत्व जो है वो बढ़ जाता है। द्वितीयक और तृतीयक आपको पता है ना, आप लोगों ने कक्षा 6वीं में लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये सारे अलग अलग प्रकार के व्यवसाय होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे प्राथमिक में क्या आता है, जो खेती से जुड़े हुए व्यवसाय होते हैं, जैसे खेती करना, गाय भैंसों को पालना, बकरियों को पालना, ये सब कुछ प्राथमिक में आ जाता है। द्वितीयक में क्या आता है, द्वितीयक में ये आता है कि जो खेती से मिलने वाली चीजें उनका उपयोग करके दूसरी चीजें बनाना, वो आपका द्वितीयक में आ जाता है। जैसे मान लो दूध से बना रहे हैं हम पनीर वगैरह, ठीक है, तो द्वितीयक में आ जाएगा। फिर ये तृतीयक में क्या आता है, तृतीयक में जो सेवा क्षेत्र है वो आ जाते हैं, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज हो गए, है ना, तो ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। तो इसकी तुलना में प्राथमिक व्यवसायों की मात्रा कम होती जाती है। अब इनका महत्व बढ़ जाएगा, तृतीयक और द्वितीयक का, तो इसके तुलना में अगर देखोगे तो जो आपके प्राथमिक व्यवसाय है उनकी मात्रा कम होती जाती है। फलतः क्या होता है कि ग्रामीण बस्ती का रूपांतरण किसमें हो जाता है, तो अब नगरीय बस्ती में हो जाता है। यानी कि जहां पर द्वितीयक और जो तृतीयक व्यवसाय है वो बढ़ेंगे तो क्या होगा, अब वो गांव गांव नहीं रहेगा बल्कि वो अब नगर यानी कि शहर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर काम होता है। धार्मिक, ऐतिहासिक, व्यापारिक, शैक्षणिक, पर्यटन एवं प्रशासनिक आदि कारणों से धीरे धीरे मूल बस्ती होती है उसका नगरों में रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, बड़े पैमाने पर जनसंख्या और अन्य साधन सुविधाओं में वृद्धि
होने से ये नगर आगे चल करके क्या बन जाते हैं, महानगर यानी बड़े बड़े सिटीज बन जाते हैं। देख रहे हो, पहले गांव था, गांव से धीरे धीरे करके शहर बना। शहर कैसे बनता है, जब लोग आते जाते हैं, इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, ठीक है, तब जाके वो शहर बन जाता है, और शहर से फिर वो महाशहर महानगर बन जाता है। ठीक है, तो देख रहे हो पहले बस्ती थी, है ना, तो ऐसे करके विकास होते जाते हैं, है ना। कहते हैं ना कि इस गांव का विकास हो जाएगा कुछ सालों में, देखा जाए तो सारी चीजें यहाँ पे बन रही है, मतलब विकास होगा, है ना, ऐसे सोचते हैं ना। चलिए अब देखो बस्ती के अलग अलग प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों। देखो ये वाली बस्ती, ये देखो समुद्र के तट यानी नदियों के किनारे है। ये देखो ये रोड के आसपास है। ये देखो जंगलों में, थोड़ा सा रोड के अंदर है ना। तो अलग अलग प्रकार की बस्तियां होती है जिनके बारे में हम यहाँ पे आगे पढ़ने वाले हैं। तो आओ बस्ती के अलग अलग प्रकार मैं आप लोगों को बताऊं। ये देखो मानचित्र से मित्रता, आओ मानचित्र से दोस्ती कर लो। देखो इसमें आप देखोगे आपको पता चलेगा इससे किसको दिखाया गया है, बस्तियों को। ये देखो यहाँ पर ये बस्ती है, दिख रहा है आप सभी लोगों को, है ना। ये देखो यहाँ पर बस्ती है। ये हमें क्या बता रहा है, सड़क। तो देखो इधर इधर सड़क, सड़क के जाल बिछे हुए हैं। ये रेल मार्ग बता रहा है, रेल मार्ग भी देखो फैला हुआ है। रेल मार्ग दिख रहा है कहीं पे, देखो कहीं दिख नहीं रहा ना रेल मार्ग, देख लेना। समुद्र रेखा और नदी, नदी देखो, नदी भी यहाँ पे दिखाया गया, आप देख लेना, ठीक है। आओ अब हम जो अलग अलग प्रकार की बस्तियां हैं ना उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, आइए देखो परिसर में उपलब्ध साधन सामग्री का उपयोग कर मानव मकान बनाकर रहने लगा। मानव ने विज्ञान युग में आवासीय साधनों में बहुत प्रगति की है। बिल्कुल सही है ना प्यारे बच्चों, हम लोग के पास जो भी चीजें अवेलेबल थी उससे हमने घर बनाए और घर बना करके रहने लगे, है ना। देखो पहले क्या होता था, पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे क्योंकि उस टाइम पे वही उपलब्धता थी। सीमेंट वगैरह काफी महंगे होते होंगे, है ना, इसीलिए, और ज्यादा उपलब्धता भी नहीं होती होगी, तो इसीलिए लोगों ने, याद होगा आप लोगों को, गांव में अभी भी ना किसके घर होते हैं, जो भी छप्पर वगैरह भी होते हैं गांव में, ठीक है। हमारे गांव में था अभी तक, अब तो सबका सीमेंट का बन चुका, अब आपको कच्चे घर देखने के लिए मिलेंगे नहीं। लेकिन पहले मैंने देखा है, ठीक है, मिट्टी से पूरा घर बना दिया जाता था, उसके ऊपर खपड़ेल जो होती है वो रखा जाता था, या फिर जो घास होती है ना, ये झोपड़ी जैसा, वो भी बनाया जाता था, ठीक है। अभी भी कई जगह आपको गांव में देखने के लिए मिलेगा, पूरा झोपड़ी ही बना देते हैं, उसी में जो भी काम करना रहता है वो लोग करते रहते हैं, ठीक है। तो वही बात की गई है, जो भी आसपास चीजें अवेलेबल है उससे मनुष्य घर बना करके रहने लगा, है ना। फिर क्या हुआ, परिस्थिति के अनुसार ऊंचे ऊंचे मकान भी बनने लगे, है ना। हम देखते हैं मुंबई जैसे शहर में कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी रहती हैं। तो वर्तमान समय में तो मानव अन्य ग्रहों और उपग्रहों पर अपनी बस्तियां बनाने का विचार कर रहे हैं। और अगर अभी मॉडर्न अभी की बात करें तो लोग अब ग्रहों पर घर बनाने की बात करते हैं, है ना, कि चांद पे जाएंगे। चांद पे देखो खोज चल रही है पानी की, पानी अगर मिल जाए और जो भी चीजें हैं जीवन आवश्यक चीजें अगर वो मिल जाए तो फिर क्या होगा, वो लोग चांद पे ही घर बना के रहने लगेंगे। तो चलो देखते हैं, चांद पे घर बनेगा तो हम भी चलेंगे, है ना, लेकिन बहुत महंगा होगा, ठीक है जी। तो देखिएगा न्यूज में तो आ ही जाएगा, है ना। अभी चांद पे हमने चंद्रयान भेजा था, ठीक है। तो धीरे धीरे करके चीजें डेवलप हो रही हैं और फ्यूचर में देखा जाए तो चांद पे भी शायद से जा सकते हैं लोग। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वैज्ञानिक लोग तो रिसर्च में लगे हुए हैं ना, तो शायद से सभी को चांद पे भेज दे, चांद पे लोग घर खरीदेंगे। तो बस्तियों के कारण क्या होता है, मानव को स्थायित्व प्राप्त हुआ, वो एक जगह रहने लगा। ग्रामीण बस्ती मानवीय संस्कृति के स्थायित्व की प्रथम सीढ़ी है ना। फिर ग्रामीण बस्तियों के विकास और वृद्धि द्वारा नगरीय बस्तियां बनती गईं, बराबर, अभी अभी ऊपर बताया था आप लोगों को। फिर ग्रामीण बस्तियां संस्कृति को जीवित रखती हैं, बिल्कुल सही बात है। ग्रामीण जनसंख्या में होने वाली वृद्धि ही नगरीकरण का प्रारंभ है, यानी जब ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि होती है तभी तो धीरे धीरे करके नगर बनते हैं। नगरीय बस्तियां मानवीय जीवन को गतिशीलता प्रदान करती हैं, बिल्कुल सही बात है। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में आर्थिक सहसंबंध बड़े पैमाने पर होता है। नगरीय बस्तियों के प्रतिदिन के खाद्यान्न विषयक आवश्यकताओं की पूर्ति ग्रामीण बस्तियां करती हैं, बिल्कुल सही बात है। जो नगरीय बस्तियों का जो खाने का चीजा मतलब खाद्यान्न होता है उसकी पूर्ति कौन करता है, तो जो ग्रामीण बस्तियां है ना वो करते हैं, क्योंकि गांव के लोग क्या करते हैं, खेती वगैरह करते हैं। तो खेती से जो अनाज उगता है वो सब बाजारों में बिकता है ना, तो वो सब इनके पास, ये नगर में रहने वाले लोगों के पास जाता है, क्योंकि नगर वाले लोगों के पास खेती उतनी होती नहीं, खेती वो लोग नहीं करते, ठीक है, गाँव वाले लोग करते हैं। तो यहाँ जो उसकी आपूर्ति की जाती है। आधुनिकता और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आधार पर ग्रामीण और नगरीय बस्तियों का कायाकल्प होता रहता है, ठीक है। चलो भाई अब हम बात कर लेते हैं जरा बस्तियों के प्रकार की। अभी तो बस्तियों के बारे में ही पढ़ रहे थे, अब जो इनके अलग अलग टाइप्स है ना वो हम देख लेते हैं, जो इस चैप्टर का मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक इसका यही है। सबसे पहले आ जाता है बिखरी हुई बस्ती। बिखरी हुई बस्ती कैसी होती है भाई, ऐसी होती है, देख रहे हो,
लो, बिखरी हुई बस्ती है, एक घर यहाँ पर, एक घर यहाँ पर, एक घर यहाँ पर, एक घर यहाँ पर, यानी कि इसमें जो आपके घर है ना वो दूर दूर होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखा गया है, जरा हम देख ले। तो बिखरी हुई बस्ती में क्या होता है, जो आपके मकान है ना वो दूर दूर और उनकी संख्या कम होती है। अच्छा, सामान्यतः इस प्रकार की बस्तियां ऊंचे निचले प्रदेश और सघन वन, घास के प्रदेश, मरुभूमि तथा विस्तृत कृषि क्षेत्र वाले स्थानों पर पाई जाती है। तो आपसे कहा जाएगा कि बिखरी हुई बस्ती में क्या होता है, तो आप बताएंगे कि इसमें घर दूरी पर होते हैं। ये कहाँ पर सामान्यतः हमें देखने के लिए मिलती है, तो वहां पर जो ऊंचे निचले प्रदेश होते हैं ना, यानी कि मान लो पहाड़, फिर पहाड़ आएगा, थोड़े जो हिली एरियाज होते हैं वहां पर ये देखने के लिए मिलता है। सघन वन यानी जो सघन डेंस फॉरेस्ट होते हैं, घने जंगल, ठीक है, वहां पे ये देखने के लिए मिलती है। घास के जो प्रदेश होते हैं वहां पर, मरुभूमि यानी कि जो डेजर्ट होता है, मरुस्थल होता है उसमें, और जो विस्तृत कृषि वाले क्षेत्र होते हैं जहां पर ज्यादा खेती की जाती है, वहां पर इस प्रकार के जो बस्ती है वो पाई जाती है। दूर दूर पे घर होते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग ऐसी बस्तियां भी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे बस्तियों के प्रकार पढ़ लेना, फिर मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग कौन सी बस्ती में रहते हो, बिखरी हुई बस्ती में या फिर अभी आएगा केंद्रित बस्ती भी आएगा। इसकी विशेषताएं जरा देख लो प्यारे बच्चों, इसकी विशेषताएं ये सारी होती हैं। देखो, बिखरी हुई बस्तियों के बीच की दूरी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, हम लोग देख सकते हैं कि कितनी दूरी है। देखो ना, ये घर यहाँ पर, ये घर यहाँ पर, तो आसानी से हम पता लगा सकते हैं कितनी दूरी है। इन बस्तियों की जनसंख्या जो है वो सीमित होती है, जैसे कि पाड़ा, वाड़ी, बस्ती आदि। ठीक है, इन बस्तियों में सेवा सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं होती, घर दूर दूर है तो उतना सारा सेवा सुविधाएं ज्यादा उपलब्ध नहीं होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये बस्तियां प्राकृतिक पर्यावरण के निकट होती है, निकट होने के कारण प्रदूषण से मुक्त होती है। बिल्कुल सही बात है। ये वाली जो बस्ती होती है बिखरी हुई ना, तो ये ना, क्योंकि ये प्राकृतिक पर्यावरण के निकट है, ठीक है, प्रकृति के ऊपर ये काम करते हैं, मतलब जो भी देखा जाए तो यहाँ के ज्यादातर लोग ना प्राथमिक जो सेक्टर है उसके अंदर इंक्लूडेड रहते हैं, समझ आ रहा है। तो ये लोग प्रदूषण से मुक्त होते हैं और प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये बस्तियां कस्बों पर निर्भर रहती हैं। ठीक है, आइए केंद्रित बस्ती की हम बात करेंगे। केंद्रित बस्ती प्यारे बच्चों ऐसी होती है, देख रहे हो, ये रोड है, इधर से एक छोटी सी रोड है, फिर यहाँ पे कुछ घर है, यहाँ पे कुछ घर है, यहाँ पे कुछ घर है, तो केंद्रित बस्ती है। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में जरा समझें, केंद्रित बस्ती में क्या होता है। आओ आओ आओ, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, देखो इसमें क्या बताया गया है कि ये बस्तियां जनरली कहाँ पर होती हैं, तो जो आपके झरने होते हैं, नाले, नदी, तालाब, झील जैसे जल स्रोतों के समीप होती हैं, मतलब जहाँ पर जो चीजें पानी की सुविधाएं हो। ठीक है, वहां पर राजस्थान जैसे मरुस्थलीय प्रदेश में जल की उपलब्धता वाले क्षेत्र में केंद्रीय बस्तियां पाई जाती हैं। केंद्रीय, ठीक है, कहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे राजस्थान जैसे जो मरुस्थलीय प्रदेश है जहाँ पे जल उपलब्ध है, वहां पर इस प्रकार की जो बस्तियां हैं वो देखने के लिए मिलती हैं हम लोगों को। सामान्यतः समतल और उपजाऊ भूमि, परिवहन केंद्र, अनुकूल जलवायु, खदान कार्य, व्यापार केंद्र आदि कारणों से इस प्रकार की बस्तियों का निर्माण होता है ना। मान लो जहाँ की जलवायु अच्छी है, खदान कार्य जहाँ पर हो रहा है, ठीक है, मान लो एक जगह पर क्या हो रहा है, खदान कार्य हो रहा है, अब वहां पर जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके आकर के रहने लगेंगे, क्योंकि वहां पे उनको रहने का मतलब उनका काम भी मिल रहा है, उनको रोजगार मिल रहा है, इस प्रकार से वो बस्ती डेवलप हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक एवं धार्मिक कारणों से एकत्रित बस्तियों का निर्माण हो सकता है, जैसे कि मान लो सुरक्षा के अगर नजरिए से देखा जाए, या फिर स्वास्थ्य के, या फिर शिक्षा से, ठीक है, जहाँ पे बहुत अच्छी शिक्षा है, सब कुछ अच्छी सुविधाएं हैं, तो इस कारण भी जो केंद्रित बस्ती है उसका विकास हो सकता है, वो फॉर्म हो सकती है। इसके विशेषताएं क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इन बस्तियों में मकान जो है वो पास पास होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। इन बस्तियों में सामाजिक सेवाएं उपलब्ध रहती हैं और इन बस्तियों का स्थान एवं समयानुसार आकार प्राप्त होता है, मतलब स्थान और जो विशिष्ट आकार प्राप्त होता है, यानी इसमें हमें चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं समय के अनुसार। और इन बस्तियों के पुराने अथवा मूल परिसर में सड़कें सक्रिय होती हैं। ठीक है, सड़कें जो है वो ज्यादा नहीं होती है लंबी, सक्रिय यानी कि थोड़ा सा इनका जो वाइड एरिया है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, इन बस्तियों में विविध जाति, धर्म, पंथ, वंश और विचारधारा के लोग एकत्रित होकर रहते हैं, फलतः ऐसी बस्तियों का सामाजिक जीवन स्वस्थ रहता है, सब लोग एक साथ रहते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने वाले रेखाकार बस्ती की। रेखाकार बस्ती देखो बच्चे लोग ऐसी होती है, सीधी सीधी, ठीक है, सीधी सीधी, जैसे रोड के किनारे पर हम देखते हैं ना वो बस्ती। ठीक है, तो देखिएगा सड़क हो गया, सड़क के किनारे, या फिर रेल मार्ग है ना, रेल की पटरी, देखो रेल जा रही है, उसके हम देखते हैं ना बाजू बाजू में लोग रहते हैं, तो वो रेखाकार बस्ती एक लाइन में समझो होती है।
ठीक है, समुद्र का कोई किनारा है तो वहां पर पूरी बस्ती है, या फिर पर्वतीय प्रदेश की जो तलहटी है, जो घाटी है वहां पर, है ना। तो ऐसे जगहों के आसपास हमें इस प्रकार की रेखाकार बस्ती देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब उसके बाद ये बस्तियां आकार में कैसी होती है, सकरी और सीधी रेखा में होती हैं, मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो इस प्रकार की बस्तियों में मकान प्रायः कैसे होते हैं, एक सीधी पंक्ति में होते हैं। बस्तियों के बढ़ते जाने से कालांतर में उसकी अनेक पंक्तियां बन जाती हैं और सड़कें एक दूसरे के समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। मकानों के अलावा बस्तियों में कुछ दुकानें भी होती हैं। ठीक है, मकान भी होंगे, दुकान भी होंगे, और भविष्य में सड़कों की दिशा में इन बस्तियों का विस्तार होता जाता है। ठीक है, जैसे सड़क की दिशा रहेगी, सड़क ऐसे जा रही है तो वैसे करके ये जो बस्तियां ये भी बढ़ती जाएंगी। जैसे भारत में तटवर्ती प्रदेशों, प्रमुख नदियों, राज्यों और राष्ट्रीय राजमार्गों के समीप इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। बताया ना मैंने, कोई तटवर्ती प्रदेश रहेगा, ठीक है, या फिर प्रमुख नदियां हैं, नदियों के किनारे पर भी होते हैं। राज्यों और जो ये हाईवेज वगैरह होते हैं उसके उसके दोनों तरफ भी तो ऐसे हमें घर वगैरह देखने के लिए मिलते हैं ना, तो वो आपका रेखाकार बस्ती में आ जाता है। ठीक है, चलिए, मानवीय बस्तियों के स्थान को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से घटक हैं जो मानवीय बस्तियों को प्रभावित करते हैं। तो प्राकृतिक घटक देख लीजिएगा, भू संरचना, बिल्कुल, अगर वहां का जो भू संरचना अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है, कंडीशन वो अच्छा नहीं रहेगा तो लोग वहां पे थोड़े ना रहेंगे, ऐसे कुछ भी रहेगा तो वहां नहीं रहेंगे। भू संरचना अच्छी होनी चाहिए, मिट्टी जो है, भूमि वो अच्छी होनी चाहिए, जलवायु शुष्क भूमि, जल आपूर्ति और नदी का किनारा। ठीक है, सांस्कृतिक में देख लीजिएगा, सुरक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, ऐतिहासिक संदर्भ, ये सारी चीजें। आर्थिक घटक में सिंचाई, व्यवसाय, यातायात और संचार का माध्यम, है ना। आप सोचो ना, जहां पर कुछ है ही नहीं, कुछ यातायात का कुछ माध्यम ही नहीं है, वो गांव में आप चले गए तो मतलब समझो पूरी दुनिया से अलग, वहां पे जाकर के कौन रहेगा, वहां पे कोई बस्ती बन पाएगी नहीं, समझे। तो ये सारी सुविधाएं भी हमें देखनी पड़ती है। व्यापार, सहकारी कार्यालय, सरकारी कार्यालय, देखो जब घर लेना होता है तो हम लोग देखते हैं ना, कैसे देखते हैं कि घर जो है वो स्टेशन के पास में होना चाहिए, नजदीक में रहेगा और शहर के पास रहेगा तो हमें सारी चीजें इजीली अवेलेबल होंगी। हम एकदम गांव में जाकर के घर नहीं लेते, क्योंकि वहां पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, अगर किसी को काम पे जाना है तो वो कैसे जा पाएगा। ठीक है, तो ज्यादातर जब भी घर लेने वाले लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, स्टेशन के किनारे मुझे घर मिल जाए, ऐसे वो सर्चिंग किया करते हैं। ठीक है, तो वही बातें हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, आपका ये जो पार्ट है ये होता है समाप्त। मैंने आपको ये पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है, ये वाला चैप्टर। तो बस यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। आपका जो जियोग्राफी है यानी कि जो भूगोल है, ये पूरा के पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग वीडियोस देखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्ते।